नमस्कार, सुप्रभात। मैं सतन कुमार मौर्य, लक्ष्मी प्रसाद मेमोरियल पब्लिक स्कूल गोला बाजार। आज हम सभी लोग दुष्यंत कुमार जी द्वारा लिखित गजल नामक पाठ का अध्ययन करेंगे। जैसा हम सभी लोग जानते हैं कि गजल सम्राट के रूप में दुष्यंत कुमार जी को जाना जाता है, जिन्होंने अपनी गजलों के माध्यम से समाज में फैली हुई बुराइयां, कुरीतियां, सामाजिक अंधविश्वास इत्यादि बातों पर उन्होंने प्रकाश डालने का प्रयत्न किया है। दुष्यंत कुमार जी उस वातावरण को ज़्यादा प्रकाशित करने का प्रयास करते हैं जिसके माध्यम से समाज में घोर निराशा थी। ऐसे वातावरण जो समाज के विकास के लिए सामाजिक गतिविधियों के में बाधा के रूप में काफ़ी प्रभाव छोड़ता है, ऐसे वातावरण पर दुष्यंत कुमार जी ने अपनी रचनाओं के माध्यम से प्रकाश डालने का प्रयास किए। साथ ही साथ आम जो जनमानस है, उस आम जनमानस को एक नैतिक मार्ग पर चलने के लिए भी प्रतिबद्ध करने का प्रयास करते हैं। या यूँ कहा जा सकता है कि दुष्यंत कुमार जी ने अपनी रचनाओं के माध्यम से जो सामाजिक गतिविधियां हैं, उस सामाजिक गतिविधियों को अलग अलग रूपों में वर्गीकृत करते हुए उन्होंने सबके ऊपर प्रकाश डालने का प्रयत्न करते हैं। आइए हम देखा जाए कि दुष्यंत कुमार जी अपनी इस रचना के माध्यम से क्या कहते हैं। जैसा हम सभी लोग जानते हैं कि साहित्य समाज का दर्पण होता है। जैसे जिस देश का जैसा साहित्य होता है, जिस देश का साहित्य स्वतंत्र लेखनी, या यूँ कहा जाए कि जहाँ का साहित्य स्वतंत्र होता है, वह वहाँ पर जितनी भी सामाजिक जो बुराइयाँ होती हैं, सामाजिक जो अंधविश्वास, पाखंड, झूठ होता है, वह सब हमें दिखाई देता है। साहित्यकार अपनी साहित्यिक रचनाओं के माध्यम से समाज के हर एक चाहे वह अच्छाई हो चाहे बुराई हो, सब पर वो प्रकाश डालने का प्रयत्न करता है। इस वीडियो के माध्यम से भी हम यही देखेंगे कि जब हमारा देश स्वतंत्र होता है तो जो हमारे भारतीय होते हैं काफ़ी हर्षोल्लास रहते हैं, काफ़ी उनके अंदर उल्लास होता है, हर्ष होता है कि हमारा देश स्वतंत्र हो गया। तो आखिर प्रश्न उठता है कि आखिर में भारतीय लोग क्यों इतने ज़्यादा प्रसन्न थे देश की आज़ादी। तो देश की आज़ादी होने में तो प्रसन्नता है ही, उसके पीछे जो सबसे बड़ी प्रसन्नता थी इस बात की थी कि जो देश की शासन व्यवस्था है, उस शासन व्यवस्था के जो नियम है, जिसको हम संविधान के नाम से जानते हैं, वह सब संवैधानिक जो रचना है वह भारतीयों के द्वारा लिखा गया। भारतीयों के द्वारा उस संवैधानिक रचना को तैयार किया गया। साथ ही साथ उस संवैधानिक तंत्र के संविधान को लागू करने वाले, चलाने वाले जो तंत्र हैं, जो शासनाधिकारी हैं, वह अंग्रेज न होकर भारतीय हैं। इस तरह से जो भारतीय आम जो जनमानस है, वो इस बात को लेकर काफ़ी आश्वानित है कि ऐसे स्थिति में
कि जो शासन चलाने वाले, शासन के जो प्रहरी हैं वह भी भारतीय हैं, शासन के नियमों को बनाने वाले भी वह भी भारतीय हैं। इस तरह से एक भारतीय को क्या चाहिए, एक भारतीय समाज किन सुविधाओं से, किन चीज़ों के अभाव में जीवन यापन कर रहा है, वह सब चीज़ें उन्हें पहले से ही मालूम है। ऐसे स्थिति में जो विकास की जो धारा बहेगी, विकास की जो नींव पड़ेगी, उसमें किसी प्रकार का पक्षपात, किसी प्रकार का वर्ग विभेद नहीं देखने को मिलेगा। और ऐसे स्थिति में इस बात को लेकर सभी भारतीय लोग काफ़ी उत्साहित होते हैं। इस बात को लेकर भी उत्साहित होते हैं कि शासन चलाने वाले जो प्रतिनिधि हैं उस क्षेत्र से चयनित होकर जाएंगे। उन प्रतिनिधियों का जो चयन है वह भारतीयों के द्वारा, उस क्षेत्र की जनता के द्वारा प्रत्यक्ष जनमत के माध्यम से, प्रत्यक्ष मतदान के माध्यम से उनका चयन होगा। और ऐसे व्यक्ति का चयन होगा जो उस क्षेत्र की संपूर्ण जो समस्या है, उस क्षेत्र में किन बुनियादी चीज़ों की आवश्यकता है, उस क्षेत्र में कहाँ पर नहरें बनवानी है, कहाँ पर नहरों को बंधे बनवाने हैं, कहाँ पर जल की आपूर्ति है, कहाँ हॉस्पिटल्स बनवाने हैं, कहाँ शिक्षा के रूप में व्यवस्था करनी है, उस क्षेत्र के उस प्रतिनिधि को भरपूर इस बात का आकलन होगा। साथ ही साथ लोग सोचते हैं कि हमारी भाषा, हमारे ही बीच का यह व्यक्ति है जिसकी भाषा हम लोगों की भाषा से काफ़ी मिलती जुलती है। इस तरह से हम अपनी मन की बात, अपनी ज़रूरत की बातों को उसके सामने प्रदर्शित कर सकते हैं, कह सकते हैं। इस बात को लेकर भारतीयों में 15 अगस्त 1947 को जब हमारा देश आज़ाद हुआ तो आज़ादी की तो खुशी थी, साथ ही साथ शासन व्यवस्था को चलाने वाले जो शासनाधिकारी हैं और शासन व्यवस्था के नियमों को बनाने वाले जो अंग्रेज हैं वह सब भी हट जाते हैं और उस सभी को जगहों पर भारतीयों का चयन होता है। और ऐसे स्थिति में इस बात को लेकर भी भारतीयों में काफ़ी अपार हर्ष होता है। लेकिन जैसे देश के स्वतंत्र हो जाने के बाद भारतीयों में जो खुशी की लहर थे, वह खुशी की लहर धीरे धीरे वह दूसरे वर्गों में, यानी जिनको हम कहते हैं शोषित वर्गों में वह परिवर्तित होने लगी। शोषित वर्ग के लोग जमींदारी प्रथा के जन्म होने लगे। अनेक छोटे छोटे किसान जमींदारों के चंगुल में फंसते गए और इस तरह से जो हमारे यहाँ विकास की एक स्वप्न देखा जा रहा था कि विकास रूपी दीपक पूरे गांव में, पूरे शहर में जलेगा। और इस तरह से जिस प्रकार से दीपक जलता है और दीपक से निकलने वाला जो प्रकाश होता है वह किसी प्रकार का भेदभाव नहीं करता है, सबको समान प्रकाश उपलब्ध कराता है। उसी तरह से भारतीयों की भी यही विचारधारा थे कि विकास रूपी जो दीपक जलेगा, उस विकास रूपी दीपक के माध्यम से समाज के हर छोटे बड़े तबके इत्यादि सभी का समुचित विकास होगा। किसी प्रकार का भेदभाव या किसी प्रकार के जातीयता का प्रभाव नहीं होगा। लेकिन ऐसा होता नहीं है, ऐसा होता नहीं है। और समाज में जो कुप्रथाएं होती हैं वह जन्म ले लेती हैं, जो अनैतिकताएं होती हैं वह जन्म ले लेती हैं और समाज का बहुत
बड़ा जो वर्ग होता है वह शोषित वर्ग के हाथों में चला जाता है। फिर उनका वह शोषण करना शुरू करते हैं। दुष्यंत कुमार जी अपनी इसी रचना के माध्यम से समाज में फैले हुए उस शोषित वर्ग और शोषितों के बारे में प्रकाश डालने का प्रयास करते हैं, और साथ ही साथ वह जो जनता के विकास के लिए आए हुए जो धन होते हैं, जो सामाजिक रूपी जो धन होता है, जो उस क्षेत्र के विकास के लिए जो धन आवंटन किए जाते हैं, उस विकास रूपी धन को किस प्रकार से जो प्रतिनिधि है वह उसे अपना व्यक्तिगत धन बनाता है, अपने व्यक्तिगत सौहार्द के लिए, व्यक्तिगत लाभ के लिए, व्यक्तिगत स्वार्थ के लिए वह उसका गबन कर लेता है, इत्यादि बातों पर भी वो प्रकाश डालने का प्रयास करते हैं कि जनता के सेवक के रूप में काम करने वाले इस लोकतंत्र व्यवस्था में, जो लोकतांत्रिक व्यवस्था है जिसमें जनता के जो सेवक होते हैं, जिनको हम विधायक कहें या सांसद कहें, वह जनता के सेवक के रूप में अपनी जिम्मेदारियों का निर्वहन न करके वह जनता के विकास के लिए या उनके उत्थान के लिए जो आए हुए समुचित धन होते हैं उस धन का वह गबन कर लेते हैं। तो यह दृश्य को देखने के बाद दुष्यंत कुमार जी ने इस पर प्रकाश डालने का प्रयत्न करते हैं। आइए हम पहले गजल के ऊपर हम ध्यान दें, किस तरह से दुष्यंत कुमार जी इस अपने पहले गजल के माध्यम से समाज में क्या संदेश देने का प्रयास करते हैं। कहाँ तो तय था चिरागा हर एक घर के लिए, कहाँ चिराग मयस्सर नहीं शहर के। इस तरह से देखेंगे, कहाँ तो तय था, आज़ादी के बाद यह तय था, कहा जाता था कि अब चिराग विकास रूपी, यहाँ चिराग मतलब होता है दीपक, लेकिन यहाँ भी चिराग का अर्थ होगा विकास रूपी दीपक, अर्थात कहा जाता था विकास रूपी दीपक से हर एक घर, हर एक मतलब हर घर का विकास होगा, हर घर में विकास रूपी दीपक जलेगा, यानी हर जनमानस का विकास होगा, हर समाज के हर पहलू का विकास होगा। लेकिन कहाँ चिराग, प्रश्नवाचक शब्द का प्रयोग कर दिया गया, कहाँ चिराग, लेकिन दीपक कहाँ है, वो विकास रूपी चिराग कहाँ है, मयस्सर मतलब उपलब्ध कहाँ है, नहीं शहर के लिए। गांव की बात ही छोड़िए, शहरों में भी विकास रूपी चिराग कहीं दिखाई नहीं दे रहा है। अर्थात जो अवधारणाएं थी, जो हमारे जो जिज्ञासाएं थी, जो अवधारणा थी कि विकास रूपी दीपक के माध्यम से गांव का प्रत्येक घर, गांव हर एक देशवासी उस विकास रूपी दीपक से उसका प्रकाशित होगा, अर्थात उसका विकास होगा। लेकिन ये विकास रूपी दीपक तो शहर में भी नहीं पहुंच पाया, तो गांव की बात ही छोड़िए, अर्थात बहुत थोड़े व्यक्तियों तक ये विकास रूपी जो दीपक था वह सिमट के रह गया, और इसका प्रकाश गांव में कहीं भी इर्द गिर्द भी देखने को नहीं मिला। कहते हैं यहाँ दरख्तों के साए में धूप लगती, दूसरे वाले पद में कहते हैं कि यहाँ दरख्तों के साए में धूप लगती है। पहले फिर से एक बार देख लें, पहला वाला पद कहाँ तो तय था, अर्थात आप इसमें देखेंगे पहले निर्धारित था, पहले सभी लोग अवधारणा अनुमान लगा लिए थे कि देश की आज़ादी के बाद जो विकास रूपी जो दीपक जलेगा, उस विकास रूपी जो योजनाएं, दीपक में योजनाएं चलेंगे, जो सरकार के द्वारा लोगों के विकास के लिए समुचित प्रबंध किए जाएंगे, वह विकास रूपी जो दीपक है हर घर में के तरफ उजाला फैलाएगा, अर्थात हर भारतवासी विकास से प्रभावित होगा। लेकिन कहाँ चिराग, लेकिन जो चिराग है, विकास रूपी जो चिराग है, वह उपलब्ध नहीं हो पाया, अर्थात सभी लोगों का जो अवधारणाएं थी वह बनी की बनी रह गई,
विकास नहीं हो पाया, न ही शहर के लिए, गांव की बात छोड़िए, शहरों में भी किसी का विकास नहीं हो पाया। कहने का तात्पर्य है कि जो विकास रूपी दीपक जला वह मात्र संकुचित लोगों का ही उससे विकास हो पाया। जो हम बड़े बड़े स्वप्न और धारणाएं अनुमान बना के बैठे हुए थे वह सब धरे के ही धरे रह गए। और इस तरह से कहने का प्रयत्न करते हैं। आगे, यहाँ दरख्तों के साये में धूप लगती है। दरख्तों मतलब पेड़ पौधों, कहा जाए यहाँ दरख्तों पेड़ पौधों, यहाँ दरख्तों मतलब शासन व्यवस्था। दूसरे अर्थ में क्या होगा? शासन व्यवस्था। यहाँ दरख्तों के साये में, यहाँ ऐसी शासन व्यवस्था है। साये मतलब कि नदी, छाया। कहते हैं यहाँ की शासन व्यवस्था इतनी नजदीक की जो छाया है, यहाँ की शासन व्यवस्था की जो छाया है वहां पर धूप लगती है। कहने का तात्पर्य क्या है कि जो शासन व्यवस्था है, हमारे जो शासन चलाने वाले जो हमारे शासनाधिकारी हैं, जो उसके प्रहरी है, यदि उनसे हम किसी प्रकार की जरूरत के उद्देश्य से उनके पास जाते हैं तो हमारी वह जरूरत पूरा करने के बजाय हमारा और शोषण करना शुरू कर देते हैं। ऐसे समझे कि यहाँ की जो शासन व्यवस्था के चलाने वाले जो हमारे प्रतिनिधि हैं, चाहे हमारे द्वारा प्रत्यक्ष रूप से उनका चुनाव किया गया हो, चाहे वह पदाधिकारी हो, यदि हम उनसे किसी प्रकार की मदद लेने के उद्देश्य से उनके पास यदि हम जाते हैं तो ऐसे स्थिति में वह हमारी मदद करने की बजाय और हमारा शोषण करना शुरू कर देते हैं। इसी बात को लेकर दुष्यंत कुमार जी कहते हैं यहाँ दरख्तों के साये में भी धूप लगती है। आगे, चलो यहाँ से चले और उम्र भर के लिए। जब ऐसी शासन व्यवस्था हो जहाँ का प्रतिनिधि ही हमें किसी प्रकार के विकास में मदद नहीं कर सकता, उसके वजह में हमारा खुद वही शोषण कर रहा है, तो ऐसे स्थिति में चलो यहाँ से चले। ऐसी शासन व्यवस्था में हम कैसे रह सकते हैं? ऐसी शासन व्यवस्था में अपने जीवन को कैसे जी सकते हैं? चलो उम्र भर के लिए इस तरह से यहाँ से उम्र भर के लिए किसी दूसरे शासन व्यवस्था में चला जाए, कहीं दूसरे अन्यत्र जगह चला जाए जहाँ की शासन व्यवस्था वहाँ पर रहने वाले जो नागरिक हैं उनका शोषण न करती हो, अर्थात जो नैतिक मार्ग है उनका अनुसरण करती हो, अर्थात राज्य में रहने वाला हर एक नागरिक उस राज्य का नागरिक है और उसके एक राजनीतिक अधिकार है, उसके सामाजिक अधिकार है, उसके धार्मिक अधिकार है। और इस तरह से जिस राज्य में नागरिकों के अधिकार सुरक्षित नहीं है उस राज्य में नागरिक आम आदमी क्यों रहे? इस तरह से दुष्यंत कुमार जी इस पद के माध्यम से कहते हैं कि जहाँ पर जो आम नागरिक है उसके राजनीतिक अधिकार, सामाजिक अधिकार, धार्मिक अधिकार की जब मान्यता ही नहीं है, और इतना ही नहीं, ये अधिकार प्रदान करने वाले जो राजनीतिक प्रतिनिधि हैं वह स्वयं उनके अधिकार नहीं प्रदान कर रहे हैं, बल्कि वह उनके पास अपने जरूरत के लिए भी जा रहे हैं तो उल्टा ही उनका शोषण कर रहे हैं। तो ऐसे जगहों पर भला कौन रहना चाहेगा? ऐसे स्थिति में यहाँ इस जगह को छोड़कर, ऐसी शासन व्यवस्था को छोड़कर किसी दूसरे शासन को व्यवस्था में चलना चाहिए। इस तरह से वह कहते हैं। आगे वो कहते हैं न हो कमीज तो पांवों से पेट ढक लेते हैं। ये लोग कितने मुनासिब है इस सफर के लिए। तो कहते हैं हमारी जो भारतीय जो जनता है इतनी उदार है, इतनी धैर्य है, अपने अधिकारों को प्राप्त करने के लिए किसी प्रकार का इनके अंदर संघर्ष नहीं है। यदि इनकी कमीज फट गई हो तो अपने
अधिकार को प्राप्त करने के लिए संघर्ष नहीं करते हैं, बल्कि अपने पैरों से ही अपने शरीर को ढकने का प्रयास करते हैं। और इस तरह से इस पद को हम अगले वीडियो में आपको बताएंगे।